साथियों, हिंदी की कक्षा में आपका स्वागत है। आज हम शमशेर बहादुर सिंह की कविता उषा का अध्ययन करेंगे। पहले कवि परिचय। शमशेर बहादुर सिंह का जन्म 13 जनवरी सन 1911 को देहरादून उत्तराखंड में, पहले उत्तर प्रदेश में अब उत्तराखंड में। प्रकाशित रचनाएं, कुछ कविताएं, कुछ और कविताएं, चुका भी हूँ नहीं मैं, इतने पास अपने, बात बोलेगी, काल तुझसे होड़ है मेरी, उर्दू हिंदी कोश का संपादन, सम्मान साहित्य अकादमी तथा कबीर सम्मान सहित अनेक पुरस्कारों से सम्मानित। निधन सन 1993 अहमदाबाद में। तुमने धरती का पद्य पढ़ा है, उसकी सहजता सरलता प्राण है। खुद को उर्दू और हिंदी का दोआब होता है, दो नदियों के बीच वाला जो भूमि होती है उसको दोआब बोलते हैं, मानने वाले शमशेर की कविता एक संधि स्थल पर खड़ी है। यह संधि एक ओर साहित्य, चित्रकला और संगीत की है, तो दूसरी ओर मूर्तता यानी प्रत्यक्ष और अमूर्त अप्रत्यक्ष की तथा इंद्रिय जो इंद्रियों के द्वारा अनुभव की जाने वाली और इंद्रियेतर जो इंद्रियों से अनुभव नहीं की जा सकती है। विचारों के स्तर पर प्रगतिशील और शिल्प के स्तर पर प्रयोगधर्मी कवि शमशेर की पहचान एक बिंबधर्मी कवि के रूप में है। उनकी यह बिंबधर्मिता शब्दों से रंग, रेखा, स्वर और कूची की अद्भुत कशीदाकारी चित्रकारी का मादा रखती है। उनका चित्रकार मन कलाओं के बीच की दूरी को न केवल पाटता है, कम करता है, बल्कि भाषातीत हो जाना चाहता है, भाषा से परे हो जाना चाहता है। उनकी मूल चिंता माध्यम का उपयोग करते हुए भी बंधन से परे जाने की है। वो माध्यम, क्षमा करना कि मैं तुम्हारे पार जाना चाहता हूँ। कथा और शिल्प दोनों ही स्तरों पर उनकी कविता का मिजाज स्वभाव अलग है। उर्दू शायरी के प्रभाव से संज्ञा और विशेषण से अधिक बल सर्वनामों, क्रियाओं, अव्ययों और मुहावरों को दिया है। उन्होंने खुद भी कुछ अच्छे शेर कहे हैं। सचेत चेतनायुक्त इंद्रियों का यह कवि जब प्रेम, पीड़ा, संघर्ष और सृजन रचना को गूंथ कर मिलाकर कविता का महल बनाता है तो वह ठोस तो होता ही है, अनुगुंजों, प्रत्यावर्तित ध्वनियों से भी भरा होता है। वह पाठक को न केवल पढ़े जाने के लिए आमंत्रित करती है, बल्कि सुनने और देखने को भी। प्रयोगवादी 1943 से प्रारंभ कविता शिल्प संबंधी बहुत से प्रयोग लेकर आई। नए बिंब, नए प्रतीक, नए उपमान कविता के उपकरण बने। यहाँ तक कि पुराने उपमानों में भी नए अर्थ की चमक भरने का प्रयास प्रयोग करने वाले कवियों ने किया। अपना आस पड़ोस कविता का हिस्सा बना। प्रकृति में होने वाला परिवर्तन मानवीय जीवन चित्र बनकर अभिव्यक्त हुआ। प्रस्तुत कविता उषा सूर्योदय के ठीक पहले के पल पल, क्षण क्षण परिवर्तित बदलते हुए प्रकृति का शब्द चित्र है, जिसको शब्दों के माध्यम से प्रकट किया गया है। शमशेर ऐसे बिंब धर्मी कवि हैं। बिंब आपने पढ़े हैं। बिंब पतंग कविता में आपको बिंबों के बारे में भी जानकारी दी गई है, जिन्होंने प्रकृति की गति को शब्दों में बांधने का अद्भुत अनोखा प्रयास किया है। यह कविता भी इसका उदाहरण प्रस्तुत करती है। कवि भोर के आसमान का मूक दृष्टा चुपचाप देख रहा है, देखने वाला नहीं है। वह भोर की आसमानी गति को धरती के जीवन भरे हलचल से जोड़ने वाला सृष्टा भी है। आसमान में जो परिवर्तन हो रहा है, जो क्रियाएं हो रही हैं, उसका प्रभाव जमीन पर क्या पड़ रहा, धरती पर क्या पड़ा, धरती के जीवन पर क्या प्रभाव पड़ रहा है, उससे भी उसने जोड़ा है। इसीलिए वह सूर्योदय के साथ एक जीवंत परिवेश वातावरण की कल्पना करता है, जो गांव की सुबह से जुड़ता है, जहां सिल है, राख से लिपा हुआ चौका है और स्लेट की कालिमा पर चाक से रंग मलते अदृश्य बच्चों के नन्हे हाथ। यह एक ऐसे दिन की शुरुआत है जहां रंग है, गति है और भविष्य की उजास है, और है हर कालिमा को चीर कर आने का एहसास कराती उषा। कविता पढ़ते हैं। उषा। प्रात नभ था बहुत नीला शंख जैसे, भोर का नभ
राख से लीपा हुआ चौका अभी गीला पड़ा है। बहुत काली सिल जरा से लाल केसर से कि जैसे धुल गई हो। स्लेट पर या लाल खड़िया चाक मल दी हो किसी ने। नील जल में या किसी की गौर झिलमिल देह जैसे हिल रही हो। और जादू टूटता है इस उषा का अब सूर्योदय हो रहा है। एक छोटी सी कविता है, लेकिन इसका भाव गांधीर्य देखते हुए बनता है। कवि ने पौ फटने से लेकर के और सूर्योदय होने, अभी जब सूर्योदय होने के बीच का जो समय है उसका वर्णन किया है। उस समय में जो प्रकृति में क्षण क्षण पर जो परिवर्तन होता है, उस परिवर्तन का उसने चित्ताकर्षक वर्णन यहाँ पर शब्द चित्र के माध्यम से किया है। जो प्रात नभ था, नभ का मतलब आकाश, प्रातःकालीन, भोर, ब्रह्म मुहूर्त जिसको आप कह सकते हैं, जो सुबह 4 बजे का समय है, वहाँ से इस कवि आरंभ करता है। वो रात के समाप्त होने और दिन के आरंभ होने का समय है। लेकिन एक बात आप ध्यान रखें कि उस समय अभी वातावरण में अंधकार की मात्रा अधिक होती है, प्रकाश बहुत महीन क्षीण होता है। और उस दृश्य को चित्रित करने के लिए कवि ने जो उपमान प्रयोग किया है, उपमानों पर ध्यान देना। और इसके साथ साथ जो प्रकृति में परिवर्तन हो रहा है, ग्रामीण जीवन पर उसका क्या परिवर्तन होता है, ग्रामीण जीवन में किस प्रकार की हलचल, किस प्रकार की क्रियाशीलता उसमें आती है, ये देखने योग्य है इसमें। प्रात नभ था बहुत नीला शंख जैसे। नीला, आकाश नीला होता है, लेकिन उसके लिए उस कवि ने विशेषण प्रयोग किया है, बहुत नीला। बहुत नीला मतलब कि आकाश नीला है। प्रात का आकाश, प्रातःकालीन आकाश है। नभ का मतलब आकाश, प्रातःकालीन। प्रातःकालीन मैंने कहा अभी पौ फट रही है, पौ फट रही का मतलब अभी केवल ब्रह्म मुहूर्त का समय, 4 बजे का समय है, जिसमें अंधकार की मात्रा अधिक है, प्रकाश की मात्रा कम है। ऐसे में जो आकाश की नीलिमा है, उसमें अंधकार की कालिमा बढ़ करके, मिल करके उसके नीलेपन को और गहरा बना रही है। उस गहरेपन को प्रयुक्त करने के लिए ही कवि ने विशेषण प्रयोग किया है, बहुत नीला। नीला है लेकिन बहुत नीला है, डार्क ब्लू है वो, शंख जैसे। लेकिन नीला है तो शंख जैसे कैसे? आपने देखा होगा शंख जो है वह समुद्र में प्राप्त होता है, और समुद्र बहुत गहरा होता है, और समुद्र का जो रंग है वो नीला होता है। तो उसने शंख के साथ उसकी तुलना करने के लिए कि जैसे नीले समुद्र में शंख की जो श्वेतिमा है वो बिल्कुल हल्की सी प्राप्त होती है, जिससे उसकी क्या हो जाती है, पहचान होती है कि यह क्या है, शंख है। वैसे ही सुबह का आसमान जो है, प्रातःकालीन जो आकाश है, उसमें अभी आकाश की नीलिमा बहुत गहरी है और प्रकाश क्षीण सा है, क्षीण सा है अभी प्रकाश, अभी हल्का सा प्रकाश है। उस हल्के से प्रकाश को का चित्रण करने के लिए कवि ने उसे नीले शंख, नीला शंख, नीले शंख के जैसे कहा है। भोर का नभ, अब धीरे धीरे क्या होगा, प्रकाश बढ़ता जाएगा और अंधकार की जो कालिमा है वो धीरे धीरे क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी। अब भोर का नभ, अब भोर है, जो अल सुबह जिसको आप बोलते हैं, बहुत सुबह सुबह। भोर का नभ, राख से लीपा हुआ चौका अभी गीला पड़ा है। ऊपर जो नीला शंख है, शंख के साथ ही कवि ने तुलना क्यों की, यह एक विचारणीय प्रश्न है कि शंख उपमान का ही प्रयोग क्यों किया। तो मैंने कहा ब्रह्म मुहूर्त है, और ब्रह्म मुहूर्त में जो गृह स्वामी है, वह गृह स्वामी उठ गया है और वह पूजा अर्चना कर रहा है, उसमें शंख का प्रयोग कर रहा है, वो शंख का ध्वनि है। ये हम ग्रामीण ग्रामीण जीवन से भी इसका हम तुलना करेंगे कि उसका क्या प्रयोग हो रहा है। फिर सुबह का वातावरण पवित्र होता है, शंख भी क्या है, पवित्र है। इसलिए सुबह के वातावरण की पवित्रता को प्रकट करने के लिए कवि ने शंख जैसे, शंख का उपमान, शंख उपमान का क्या किया, प्रयोग किया है। उस वातावरण की तुलना कवि ने शंख से की है। तो गृह स्वामी उठ करके सुबह ब्रह्म मुहूर्त में पूजा अर्चना कर रहा है, शंख ध्वनि
इस बात का क्या है, प्रतीक है कि रात्रि बीत चुकी है और सुबह का आगमन हो गया है। भोर का नभ, राख से लिपा हुआ चौका। अब रात की जो कालिमा है वो धीरे धीरे कम हो रही है और प्रकाश जो है वह क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। तो लगभग लगभग दोनों की मात्रा बराबर है और उसके लिए उस मात्रा उस बराबर की मात्रा उस दृश्य को चित्रित करने के लिए कवि ने उपमान प्रयोग किया है, राख से लिपा हुआ चौका। अब जो भोर का सुबह का जो आकाश है वो ऐसा प्रतीत हो रहा है मानो कि वो राख से लिपा हुआ क्या है, चौका है। अभी गीला पड़ा है, ब्रैकेट में आपने डाला कि सूखा चौका हो तो सूखा चौका आपने देखा होगा कि उसमें श्वेतिमा अधिक होती है, कालिमा कम होती है। लेकिन अगर गीला पड़ा है चौका, राख से लिपा हुआ चौका है, तो वो अगर अभी गीला पड़ा है तो उसमें कालिमा और श्वेतिमा, गीली राख में कालिमा और श्वेतिमा बराबर मात्रा में होती है। क्योंकि अब जो वातावरण है प्रकृति में जो परिवर्तन हुआ है उसमें रात की कालिमा और सुबह की श्वेतिमा की मात्रा बराबर है। इसलिए कवि ने उसके लिए राख से लिपे हुए चौके का उपमान का प्रयोग किया जो अभी गीला पड़ा है। उसने उसकी विशेषता बताई कि अभी गीला पड़ा है। दूसरी ओर अब जैसे ही गृह स्वामी उठा, शंख ध्वनि हुई, गृह स्वामिनी गृहिणी भी क्या हो गई है, उठ गई है। और सुबह सुबह आपने ग्राम में देखा हुआ है कि सबसे पहले क्या किया जाता है, चौके को क्या किया जाता है, राख से लिपा जाता है, चौका पवित्र किया जाता है। तो राख से लिपा हुआ चौका ये पवित्रता का द्योतक है। उधर सुबह का वातावरण पवित्र होता है। दूसरी बात, जो अभी गीला पड़ा है, अभी गीला पड़ा है कहने का मतलब क्या हुआ कि अभी गृहिणी उठ करके उसने अभी अभी उस चौके को क्या किया है, लिपा है, इसलिए वो अभी गीला पड़ा है, सूखा नहीं है। दूसरी ओर उसकी तुलना जो सुबह के वातावरण से की है, सुबह वातावरण में नमी होती है, ओस होती है, और उस नमी को व्यक्त करने के लिए भी कवि ने उसके चौके से उसकी तुलना की है जो अभी क्या पड़ा है, गीला पड़ा है, जो अभी गीला है। इसलिए उसकी नमी को व्यक्त करने के लिए उसने चौक के गीलेपन को चौक के गीलेपन का उपमान का क्या किया, प्रयोग किया है। दूसरी ओर राख से लिपा हुआ चौका पवित्र होता है और सुबह का जो वातावरण है वह भी पवित्र है। उसकी पवित्रता को द्योतित करने के लिए कवि ने राख से लिपे हुए चौके के साथ उसकी क्या की, तुलना की है। बहुत काली सिल जरा से लाल केसर से कि जैसे धुल गई हो। अब फिर यहाँ पर आप एक और बिंब देखेंगे, एक और उपमान देखेंगे, एक और प्रकृति में परिवर्तन देखेंगे, एक और उस परिवर्तन का ग्रामीण जीवन में एक और परिवर्तन देखेंगे। बहुत काली सिल आपने देखा होगा, जो पत्थर होता है जिससे मसाला पीसते हैं, वो काली होती है। बहुत काली सिल जरा से लाल केसर से कि जैसे धुल गई हो। अब जो सुबह का जो आसमान है, जो सुबह का जो वातावरण है, सुबह जो प्रकृति का जो दृश्य है, सुबह की जो प्रकृति की सुंदरता है, उसको प्रकट करने के लिए कवि ने उपमान लिया है काली सिल, जो कि जरा से लाल केसर से क्या हो गई है, धुल गई है। काली सिल का प्रयोग किया है उसने किसके लिए, जो आसमान, नीला आसमान है, और उस पर अब हल्की सी लालिमा क्या होने लगी है, छाने लगी है। आपने देखा होगा कि सूर्य उदय होने से पहले आकाश में लालिमा छा जाती है। तो उस कालिमा, अभी लालिमा हल्की सी आ रही है, ऐसा नहीं है कि अभी पूरी लालिमा आ रही है, धीरे धीरे लालिमा बढ़ेगी। तो उस हल्की सी लालिमा को अभिव्यक्त करने के लिए, अभी आकाश पूरी तरह नीला है, उस नीले आकाश को प्रयुक्त करने के लिए कवि ने उसके लिए उपमान प्रयोग किया है काली सिल। बहुत काली सिल लिखा है कि अभी पूरी तरह प्रकाश नहीं हुआ है, इसलिए बहुत काली सिल, बहुत काली सिल, बहुत प्रविशेषण है, काली विशेषण है, और सिल काली होती है। वो बहुत काली सिल को जरा से लाल केसर से, उस पर अगर हल्का सा लाल केसर अगर उस पर उस पर मल दिया गया हो, लाल केसर से वो धुल गई हो, तो उसके कालेपन में वो हल्की सी क्या आ जाती है, लालिमा आ जाती है। उस लालिमा को प्रकट करने के लिए कि आकाश में सूर्योदय से पहले की हल्की सी लालिमा
छा गई है, उस लालिमा को प्रयुक्त करने के लिए उस कवि ने उपमान प्रयोग किया कि ऐसा लग रहा है कि जैसे बहुत काली सिल जरा थोड़े थोड़े से लाल केसर से क्या हो गई हो, धुल गई हो। उधर ग्रामीण जीवन में क्या परिवर्तन हुआ? गृह स्वामिनी पहले उसने चौका लीपा, राख से जो गीला पड़ा है उसको सूखने, जब तक चौका सूखेगा तब तक वो मसाले पीसने का, भोजन बनाने का, सुबह के भोजन बनाने की प्रक्रिया में वह क्या कर रही है, अब मसाले सिल पर क्या करे, मसाले पीस रही है, जिसमें केसर मसाले का ही एक क्या है, अंश है। तो यहाँ पर उसमें परिवर्तन हुआ कि जब तक चौका सूखेगा तब तक गृह स्वामिनी भोजन के लिए जो मसाले हैं उनको क्या कर लेगी, पीस लेगी। लाल केसर है, केसर भी शुद्धता का प्रतीक है, और सुबह के वातावरण की शुद्धता को प्रकट करने के लिए कवि ने यहाँ पर उसका प्रयोग, लाल केसर का उपमान का क्या किया, प्रयोग किया है। इसमें उत्प्रेक्षा अलंकार है, राख से लिपा हुआ चौका में भी उत्प्रेक्षा अलंकार है, ठीक है, शंख जैसे में उपमा अलंकार है। अब अगला फिर परिवर्तन प्रकृति में है। स्लेट पर या लाल खड़िया चाक मल दी हो किसी ने, फिर ये कह रहा है अब क्या है, अब धीरे धीरे कालिमा खत्म हो रही है, प्रकाश और लालिमा दोनों का अब दोनों की अधिकता हो रही है, तो निश्चित रूप से जो उसकी कालिमा है वो धीरे धीरे क्या हो रही है, समाप्त हो रही है। तो उसके लिए कवि ने क्या उपमान प्रयोग किया है कि ऐसा लग रहा है कि जैसे स्लेट पर किसी ने मानो लाल खड़िया चौक क्या कर दिया हो, मल दिया हो। स्लेट काली होती है, लेकिन अगर उस पर लाल खड़िया चौक मल दो तो आपने देखा होगा कि उसमें श्वेतिमा और रक्तिम वर्ण जो है वो उसकी कालिमा को क्या कर देता है, ढक देता है। तो वैसे ही अब सुबह में और परिवर्तन हो गया है, सुबह प्रकृति का जो दृश्य है और परिवर्तित हो गया है, सुबह का जो आकाश है उसका सौंदर्य और परिवर्तित हो गया है, और उस सौंदर्य परिवर्तन के लिए कवि ने उपमान प्रयोग किया है कि ऐसा लग रहा है कि मानो काली स्लेट पर किसी ने लाल खड़िया चौक को क्या कर दिया हो, मल दिया हो। अब वो दूसरी ओर ग्रामीण जीवन में क्या परिवर्तन हो रहा है, आपने देखा है कि ला स्लेट का मतलब क्या हुआ कि घर का जो बच्चा है वह भी उठ गया। आपने देखा होगा माँ उठ गई तो बच्चा भी उठ जाता है, और वो बच्चा बड़ा है, वो स्कूल जाने वाला है बच्चा अभी, लेकिन वो बहुत बड़ा नहीं है, अभी वो वर्णाक्षर सीख रहा है, अभी वो स्लेट से ही पढ़ाई कर रहा है। इसका मतलब कि वो बच्चा अभी छोटा है, अभी उसको लिखना पूरा नहीं आता, वो छोटा बच्चा अभी चाक पकड़ना सीख रहा है, और इसलिए ऐसा लग रहा है कि जैसे उस बच्चे ने अपनी स्लेट और अपनी चाक पकड़ी और उसने उस पूरे स्लेट पर वो चौक क्या कर दी है, घिस दी है। तो ये ग्रामीण जीवन में परिवर्तन है कि बच्चा जो है, वो छोटा बच्चा जो है वह स्लेट पर खड़िया चौक से कुछ ना कुछ क्या कर रहा है, लिख रहा है, और लिख भी नहीं रहा, वो केवल रेखाएं खींच रहा है, या उसको उस पर क्या कर रहा है, मल रहा है, कभी मिटा देता है, कभी लिखता है फिर उसको मिटा देता है। तो ऐसा लग रहा है कि जैसे वो स्लेट पर किसी ने लाल खड़िया चौक क्या कर दिया हो, मल दिए हो, यानी बच्चा भी उठ गया है, वो बच्चा अब स्कूल जाने की तैयारी करेगा। इसके बाद यहाँ पर भी स्लेट पर या लाल खड़िया चौक मल दियो किसी ने, इसमें भी उत्प्रेक्षा अलंकार है। ऐसा लग रहा है कि मानो किसी ने स्लेट पर लाल खड़िया चौक क्या कर दिया हो, मल दिया हो। इन उपमानों का ध्यान रखना, ये उपमान पूछे जाते हैं। नील जल में या किसी की गौर झिलमिल देह जैसे हिल रही हो, और आप ध्यान देना अब धीरे धीरे अब क्या हो रहा है, सूर्य का बिंब उपस्थित हो रहा है, अब सूर्योदय हो रहा है। तो आपने देखा होगा कि सूर्योदय होने से पहले सूर्य गोल दिखाई देता, उसकी प्रकाश की तीव्रता उतनी नहीं होती है। तो उस बिंब को प्रकट करने के लिए कवि ने क्या कहा है, ऐसा लग रहा है कि जैसे नीले जल में किसी की, ऐसा लग रहा है मानो नीले जल में, नीले पानी में किसी की गौर गौर वर्ण गोरी झिलमिल देह क्या कर रही है, शरीर क्या कर रहा है, झिलमिला रहा है, हिल रहा है, जैसे हिल रही हो। ऐसा लग रहा है कि जैसे मानो किसी युवती क्या गौर वर्ण वाला शरीर जो है वो नीले जल में क्या कर रहा हो, हिल रहा हो। अब सूर्योदय हो रहा है, सूर्य जो है वो अभी उसकी केवल सूर्य एक गोले के रूप में प्रकट हो रहा है। उसके लिए कवि ने उपमान प्रयोग किया है कि ऐसा लग रहा है कि जैसे नीले जल में किसी की गोरी देह क्या, गोरा शरीर क्या हो, झिलमिला रहा हो। दूसरी ओर परिवर्तन क्या है,
दूसरी ओर क्या है, अब गृहिणी जो है वह नदी पर जल लेने क्या करिए जा रही है, ठीक है, और झुक करके उसमें गागर गागर को क्या करिए डुबो रही है, मटकी को क्या करिए डुबो रही है, और इस प्रयास में उसका जो चेहरे का प्रतिबिंब है वह नीले जल में क्या कर रहा है, पड़ रहा है। अब आप देखेंगे गोरी देह ही क्यों कहा, क्योंकि जैसे ही आप झुकोगे तो आपने देखा झुकने पर जो गोरी देह होगी तो उसकी चेहरे का रंग उसमें रक्तिम और आभा हो जाती है। झुकने पर उसके जो चेहरे का जो लालिमा है वो और अधिक रक्तवर्ण की हो जाती है। तो उसका प्रतिबिंब उस नदी पर, नीली नदी पर क्या कर, नीली नीली नदी, नदी के नीले जल में क्या हो रहा है, पड़ रहा है। उधर सूर्य क्या हो रहा है, नीले आकाश में सूर्य का बिंब उपस्थित हो रहा है। उसके लिए उसकी तुलना उसने गौरी देह किसी गृहिणी की जो जो जल लेने गई है, ठीक है, उसके पानी भरते हुए उसके जो मुख का प्रतिबिंब नीले नदी के नीले जल में पड़ रहा है उससे किया है। और झिलमिल, क्योंकि नदी का पानी स्थिर नहीं है, फिर वो मटकी भरने से जल में हलचल मचेगी, तो इससे उसकी उसके शरीर, उसके मुख का प्रतिबिंब भी क्या कर रहा है, हिल रहा है। तो कवि ने उसके लिए उस सटीक सटीक जो है प्रतिबिंब, उसका सटीक उपमान का क्या किया, प्रयोग किया है। और जादू टूटता है इस उषा का, अब सूर्योदय हो रहा है, और कवि कहता है कि अब इस प्रातःकालीन दृश्य का जो सम्मोहन है, जादू है, वो टूट रहा है, क्योंकि अब क्या हो रहा है, सूर्योदय हो रहा है। सूर्योदय होते ही ये सारा दृश्य, पल पल परिवर्तित दृश्य क्या हो जाएगा, अब समाप्त हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें उषा जो है वो जीवन में एक नई आशा, नई किरण का भी, नए उज्जवल आने वाले भविष्य की उजास का प्रतीक है। और जो अंधकार है, वो निराशा है, वो क्या हो गई है, छट गई है। अब जीवन में एक नया उजाला, नई उजास, नई आशाओं का उदय हो रहा है। उसके लिए उषा का क्या किया गया है, प्रयोग, उपमान का प्रयोग किया गया है, ठीक है। तो ये कविता थी, आपने देखा होगा एक छोटी सी कविता है। आप इसकी विशेषता देखिए कि ये मुक्त छंद में कविता लिखी गई है, ठीक है। उपमानों का प्रयोग किया है, बिंबों का प्रयोग किया गया है, प्रतीकों का प्रयोग किया गया है। प्रतीक जो नीला जल है वो नीले आकाश का प्रतीक है, और जो गौर झिलमिल देह है वो सूर्य के प्रकाश का द्योतिक है। उषा का मानवीकरण किया गया है। अलंकार मैंने आपने ऊपर बता दिए थे, नीला शंख जैसे में उपमा अलंकार है। राख से लिपा हुआ चौका अभी गीला पड़ा है, इसमें उत्प्रेक्षा अलंकार है। बहुत काली सिल, काली सिल में आपने देखा होगा कि अनुप्रास अलंकार है। बहुत काली सिल जरा से लाल केसर से कि जैसे धुल गई, इसमें उत्प्रेक्षा अलंकार है। स्लेट पर या लाल खड़िया चौक मल दी हो किसी ने, आपने इसमें देखा कि इसमें भी उत्प्रेक्षा अलंकार है। और नील जल में या किसी की गौर झिलमिल देह जैसे हिल रही हो, इसमें भी उत्प्रेक्षा अलंकार है। छोटे छोटे शब्दों का प्रयोग किया गया है। आप देखेंगे कि इसमें केवल दो शब्द ऐसे हैं जिनमें चार वर्ण हैं, सूर्योदय और झिलमिल। केवल दो ऐसे शब्द हैं पूरी कविता में जिनमें तीन वर्ण हैं, जिनमें चार वर्ण हैं, और बाकी सारे आपने देखा एक, दो या तीन वर्णों के अक्षर हैं। लेकिन कविता कितनी भावप्रवण है, शब्द चित्रात्मक भाषा है, और मौलिक कल्पना है। बिल्कुल नवीन उपमानों का कवि ने प्रयोग किया है। वर्णन में चित्रात्मकता है, और भाषा में प्रवाह है। भाषा जो है वो कवि की, कह सकते हैं कि संस्कृतनिष्ठ खड़ी बोली, हिंदी खड़ी बोली का प्रयोग किया गया है, और मुक्त छंद का प्रयोग किया है, बिंबों का प्रयोग किया गया है। बिंब है सारे, ठीक है। आप बहुत काली सिलिया, आप नीले शंख जैसे दृश्य बिंब है। राख से लिपा हुआ चौका दृश्य बिंब है। बहुत काली सिल जरा से लाल केसर से जैसे धुल गई हो, सब में बिंब दृश्य बिंब है। स्लेट पर या लाल खड़िया चौक मल दियो किसी ने, आप देख रहे हैं बिंब है बच्चे का। और नील जल में या किसी की गौर झिलमिल देह जैसे हिल रही हो, ये भी बिंब दृश्य बिंब है। गृह स्वामी या गृह स्वामिनी है, वह जल लेने गई है, तो उसके चेहरे का जो प्रतिबिंब है। तो भाषा बिंबात्मक है, और मुक्त छंद है, सरल और प्रवाहपूर्ण भाषा का प्रयोग किया गया है। तो इस प्रकार आपने देखा कि उषाकालीन दृश्य का
ग्रामीण जीवन के साथ इन्होंने तुलनात्मक वर्णन किया है। ये छोटी सी कविता लेकिन भावपूर्ण कविता है। उम्मीद है कि आपको समझ में आ गई होगी। धन्यवाद।